Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Nikita Dubey. So friends, हम अपने इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर नंबर 11 पे यूनिट नंबर 5 पे आ चुके हैं. सो यूनिट नंबर 5 है हमारी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टुवर्ड्स इंक्लूजन. मीन्स हम यहाँ पे अभी तक हम इंक्लूजन को पढ़ते हुए आ रहे हैं. बेसिक से हम पढ़ेंगे कि इंक्लूजन को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं. सो इस यूनिट में हम कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये इंक्लूजन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है और कैसे रोल प्ले करती है और ये होती क्या है. सो हमारी जो 5.1 पहली यूनिट है 5th यूनिट की, वो है हमारी पहली सब यूनिट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के होने वाले बीच में जो भी बातचीत होती है, जिससे वो अपने इमोशंस को कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन है. ठीक है, सो इट इज़ अ मेनली एन एक्टिव एंड इंटेंशनल टू वे प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. तो ये क्या, एक एक्टिव मतलब सक्रिय है, और इंटेंशनल जो खुद किया जा रहा है, ऐसा टू वे प्रोसेस है, मतलब दो वे, एक तरफ से नहीं. ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन बोल रहा है या फिर एक साइड से ही कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर एक साइड से ही बोला जाएगा, दोनों तरफ से बोला जाएगा. टू वे है ये. टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. मैसेजेस का एक्सचेंज होता है. ये मैसेजेस क्या है, जो भी आप फील करते हैं, आपके इमोशंस, आपके इन्फॉर्मेशंस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन. तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है. मेजरली देखा जाए तो कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह का होता है. पहला वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जब हम कहते हैं बोल कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वो हुआ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम बोलते नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटन हो गया, जेस्टर से हो गया, इशारों से बात करना हो गया, साइन लैंग्वेज हो गई, ये हमारी नॉन वर्बल हो गई. अगर हम इन दोनों कंपैरेटिवली देखें तो वर्बल जो है वो ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाती है, ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती है. हम लोग अपने इमोशंस को वर्बली ज़्यादा कहते हैं एक्सप्लेन कर पाते हैं, या फिर रिटन फॉर्मेट में भी. और अगर मैं रिटन फॉर्मेट की एक पॉजिटिव बात करूँ तो रिटन फॉर्मेट जो होता है, मीन्स नॉन वर्बल में जो रिटन चीज़ होती है, उसकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है. बिकॉज आप जो वर्ड्स बोलते हैं उनकी कम वैल्यू होती है, बट जो वर्ड्स रिटन में होते हैं, जो हम फॉर्मली यूज़ करते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है. इसीलिए रिटन एज अ फॉर्मल यूज़ किया जाता है, उसको ऑथेंटिक माना जाता है. और रिटन क्या है, एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. और वर्बल क्या है, वो इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेबल होता है, इसलिए. ठीक है, तो ये होता है हमारा टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अब जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स हैं. ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसको भी हम समझेंगे. इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन मैंने बताया टू वे प्रोसेस है. तो एक बोलेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, फिर वो बोलेगा, फिर उसका जवाब मिलेगा. तो यहाँ पे साइकिल चलती रहती है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन साइकिल भी बोला जाता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में होता है, मिनिमम टू मिनिमम. कोई एक पर्सन तो अपने आप से बात करेगा नहीं. ठीक है, तो दो पर्सन के बीच में होगा कम्युनिकेशन. तो दो पर्सन में सबसे मेन है सेंडर एंड द रिसीवर. ठीक है, तो दो पर्सन है, एक सेंडर और एक रिसीवर. उनके बीच में जो सब हो रहा है वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है. क्या है, सबसे पहले एनकोड होगा. एनकोड कि आपको किस मीडियम से, कौन से मोड से कम्युनिकेशन करना है, आपने डिसाइड किया कि आपको कोई बात करनी है. सेंडर ने, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है सेंडर, आपने डिसाइड किया कि आपको अपने फ्रेंड रिसीवर के पास एक मैसेज पहुंचाना है. तो आपने पहले उस मैसेज को एनकोड करा. मीन्स आप कैसे, कौन से वर्बल, नॉन वर्बल, कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना चाहते हो, आपने वो डिसाइड किया. देन यू फॉर्म अ मैसेज. आपने अपना मैसेज फॉर्म किया. मैसेज क्या है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है, किसी मैसेज को एक से दूसरे पर्सन तक ले जाने के लिए. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैसेज कुछ भी हो सकता है. तो मैसेज एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या है, हर्ट है. तो ये मैसेज क्या होती है, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो एक इन्फॉर्मेशन जो भी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं. फिर उसको चैनलाइज किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा. सेंडर ने एक मैसेज एनकोड करा, उसने सोचा उसको क्या बोलना है, उसने मैसेज फॉर्म में बनाया. अब उसने उसको ट्रांसफर किया, ट्रांसमिट किया, चैनलाइज किया, कहाँ तक, रिसीवर के पास पहुंचाने के लिए उसने उसको ट्रांसफर कर दिया. अब ट्रांसफर होने से पहले मैसेज डिकोड होता है. डिकोड मतलब एनकोड करे हुए मैसेज को समझना होता है, डिकोड. ठीक है, डिकोड होगा और देन वो रिसीवर के पास जाएगा. फिर रिसीवर उस मैसेज का कोई फीडबैक देगा.
एंड वो फीडबैक वापस सेंडर के पास जाएगा। और ये जब प्रोसेस पूरा ऐसे चलता रहता है तो हम उसको कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। और जब हम फीडबैक तक की बात करते हैं तो ये हम कहेंगे कि हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया। अब एक बात और, कहीं कहीं पे आपको डिकोड पहले, सॉरी रिसीवर पहले और डिकोड बाद में होगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बोथ आर करेक्ट टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड सामने खड़ी है, मैं बात कर रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैंने एक मैसेज सोचा कि मुझे उससे कुछ पूछना है, मैंने वो मैसेज डिसाइड किया कि मैं उसको बोल के लिख के कैसे एक्सप्लेन करूँगी। वो मैसेज मैंने सोचा, फ्रेम करा और मैंने उसको ट्रांसफ़र किया बाय वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर उसने उस चीज़ को कैसे उस तक पहुंच गया, वो रिसीव हो गया, अब उसको समझ में आ गया, उसने उस बात को किस तरह समझा, तो उसने उसको डिकोड करा और उसका मुझे फीडबैक दिया। लेकिन इसी को दूसरी टर्म्स में मैं अगर इसी सिचुएशन में अप्लाई करूं तो ये हो सकता है मे बी मैंने कोई अलग लैंग्वेज में बात करी और वो उसको नहीं आता है तो वो डिकोड नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे डिकोड नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या होता है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं मैं एक बार बात करूं एक टेक्निकल टर्म्स में, फॉर एग्जांपल आजकल हम व्हाट्सएप या फिर ये फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज करा, मैंने मैसेज को डिसाइड किया कि मैं उसको वॉइस में भेजूंगी या फिर टाइप करके भेजूंगी या मैं कोई वीडियो उसको सेंड करने वाली हूँ। मैंने टाइप किया, मैंने उस मैसेज को सेंड कर दिया, मैंने चैनलाइज कर दिया उसको। अब मैंने जब चैनलाइज कर दिया तो आप देखते हैं इनक्रप्शन हो गया। अब वहाँ पे अगर मैं उसको अलाउड करती हूँ उसको रीड करना, सो मैसेज एक मैसेज फॉर्म में उसके पास जाएगा। लेकिन अगर मैंने एनक्रप्शन ऑफ किया हुआ है तो उसके पास वो मैसेज स्टार हैश ऐसे फॉर्म में जाएगा, तो वो डिकोड होके जाता है उस पर्सन के पास, इसलिए वो उसको पढ़ पाता है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डिकोड पहले हुआ और बाद में वो रिसीवर के पास पहुंचा। लेकिन अगर मैं उसी सेंस में बात करूं कि रिसीवर के पास पहुंच गया लेकिन उसने अभी तक रीड नहीं किया, वो डिकोड नहीं हुआ है, तो एक्चुअली दोनों प्रोसेस सही है। बट आप ये लेके चल लीजिए, सेंडर के पास मैसेज एनकोड होता है, फिर वो मैसेज फॉर्म में जाता है जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जन चैनलाइज एंड ट्रांसमिशन होता है, चैनलाइज होता है, ट्रांसमिट होता है, फिर वो मैसेज डिकोड होता है और फिर वो रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर उसका फीडबैक देता है। और इसी प्रोसेस को जब कॉन्टिन्यूसली चलाते रहते हैं तो हम इसको कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। आई होप मैंने कंफ्यूज ना करा हो और डायरेक्टली समझा दिया और आपको समझ में आ गया हो। स्टिल अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या होता है? सो दे आर 7 मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, टू सेटिस्फाई वंस नीड, वो होता है कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है, मैंने खाना मांगा और उस टाइम पे मैंने बोला कि आई वॉन्ट फूड, मामा मुझे खाना चाहिए, तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन यूज करा, मतलब मैंने अपनी किसी डिमांड को पूरा करने के लिए करा, ठीक है। फिर आता है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी वर्ड ही एक्सप्लेन करा है जब हम किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने काबू में करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे रेगुलेटरी का कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हम अगर क्लास शोर मचा रही है तो हम कहते हैं कि जस्ट कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स, तो ये रेगुलेटरी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हम उनको बोल रहे हैं, हम उनको रेगुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। फिर आता है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब दो पर्सन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, मिले हैं, हालचाल पूछा जा रहा है, तो वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं एक एक्सेप्शन है कम्युनिकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन का था जब हम खुद से बात करते हैं। बहुत बार आप लोग अपने आप से अपनी किसी कहते हैं प्रॉब्लम्स को, अपने किसी एंजाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं मैं गलत थी या गलत था, तो वो क्या है? वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन। अब ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को सीख करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, किसी बात को पता करने के लिए हम बात कर रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमें जानना है कि ये कोरोना वायरस का कैसे इलाज क्या हो सकता है या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, तो हमने कुछ लोगों ने बैठ के डिस्कस किया कि भाई उसको क्या पता है, उसको क्या पता है, तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए एक डिस्कशन किया, वहाँ पे कम्युनिकेशन किया, तो हम उसका ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव कम्युनिकेशन क्या है? जब हम कहते हैं एक आर्टिस्टिक फॉर्म में कह सकते हैं हम कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप कवि जो अपनी कविताएं लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, वो हमारा इमेजिनेटिव कम्युनिकेशन है। वो ऐसा है कि मतलब बहुत सुंदर फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हमारा इमेजिनेटिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे इमेजिनेशन, फैंटेसी ये सब यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन। जब हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, तो हम उसको कहेंगे क्या है? हमारा
ये इन्फॉर्मेशन उसका ये फंक्शन है उस कम्युनिकेशन का। ठीक है, आई होप ये 7 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी हूँ। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि हमने जाना कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, तो सबसे बड़ी बात तो वही कि अगर 2 वे नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं, वो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन होता है 1 वे, कहते हैं लर्निंग टीचिंग जो होती है वो 2 वे होनी चाहिए, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन भी 2 वे होना चाहिए। इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होंगे तब हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, कोई सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो 2 और 2 से ज़्यादा होंगे तब भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 पर्सन एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन इन इंटीग्रेशन। कम्युनिकेशन का इंटीग्रेशन में क्या रोल है, हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है कि हर जगह कम्युनिकेशन की क्या मतलब स्टूडेंट और टीचर, या फिर टीचर और पेरेंट और स्टूडेंट और पेरेंट का एक दूसरे को समझना इंपॉर्टेंट है, उनकी नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो तरीका है वो बेस्ट तरीका क्या है, कम्युनिकेशन है। जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए इंक्लूजन में, उस चीज़ को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिसके लिए हमने पीयर ट्यूटरिंग ये सारे मेथड यूज़ करे कि बच्चे एक दूसरे से बात करें, डिस्कशन करें, एक दूसरे से मिले, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन को हम मोटिवेट करना चाहिए। क्यों, ताकि बच्चे एक दूसरे को समझे, डाइवर्सिटी को समझे, उस डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठा सके, उस इंक्लूजन का फ़ायदा उठा सके। लेकिन अगर हमने इंक्लूजन सेटअप कर दिया और बच्चे एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो उस इंक्लूजन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अपने आप में ही हैं। तो उन सबको एक दूसरे से बात करवाना, कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट करना, वो है उसका एक मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टूडेंट टू स्टूडेंट बोला है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जब बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट का एक स्पेशल नीड के स्टूडेंट से, एक स्पेशल नीड का दूसरे स्पेशल नीड के स्टूडेंट से, और एक नॉर्मल स्टूडेंट टू एक नॉर्मल स्टूडेंट, तीनों के ऊपर वर्क करेंगे हम, नॉर्मल टू नॉर्मल, नॉर्मल टू स्पेशल नीड एंड स्पेशल नीड टू स्पेशल नीड स्टूडेंट। तो सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट, हर बच्चा हर किसी से बात करे, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ये हो गया हमारा स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन। अब ये होगा तो बच्चे एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, कोई एक टॉपिक ही है तो हर बच्चे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझेंगे, वो एक दूसरे को समझेंगे, वो समझेंगे कि सोशली बिहेव कैसे करना है, उनको एक दूसरे से नई नई बातें पता चलेगी, क्यूरियसिटी होगी, तो और एज वेल एज वो लोग सोशली डेवलप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन। क्यों, स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन जब होगा तब वो लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की नीड को समझ पाएंगे। बच्चा आकर टीचर से बात करेगा तब टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे की नीड क्या है, उसको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, या फिर कहाँ उसको इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो पर्सनली हो या उसके बिहेवियरल हो, या फिर कहते हैं इन टीचिंग हो। ठीक है, या इन सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जब स्टूडेंट टीचर से बात करता है तो उसे लगता है कि हाँ टीचर उसको एक समझ रही है, उसको समझ में आता है कि हाँ टीचर उसकी हेल्प कर सकती है। वरना अगर बच्चा कभी बात ही नहीं करेगा, वो कभी इनिशिएट ही नहीं करेगा, तो ये होगा कि उसको हमेशा ये लगेगा कि टीचर बात नहीं करेगी तो मतलब टीचर से क्या बोलूँ, वो मुझे समझेगी नहीं समझेगी। लेकिन जब कम्युनिकेशन होगा तो टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चे की नीड क्या है, और बच्चे को भी कॉन्फिडेंस होगा कि टीचर मेरे को समझ रही है, मैं उनसे अपनी आगे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली पेरेंट्स या गार्जियन का स्कूल से, अब स्कूल यहाँ पे टीचर, ऑब्वियसली प्रिंसिपल, जो भी पूरे स्टाफ है स्कूल में, सबसे कम्युनिकेशन जरूरी है पेरेंट्स का। क्यों, ताकि बच्चे को मालूम पड़े, ताकि पेरेंट्स को मालूम पड़े कि उनकी बच्चों की नीड क्या है, उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके बच्चे की नीड क्या है और वो उस अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने जब पीछे बात की थी कि हमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वो सब जो बेनिफिट्स थे वो यहाँ पे भी पूरे इम्प्लीमेंट होते हैं कि टीचर और गार्जियन को स्कूल से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्होंने उनके बच्चों की नीड, उनके बच्चों की प्रोग्रेस, कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, वो सब पता चले। और इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे की जो भी कहते हैं डेवलपमेंट है वो बेटर ही होती है, इंक्रीज ही होती है। ठीक है, सो ये था हमारा कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूजन कैसे इंक्लूड हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है वो। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने बोला कि ये जो वीडियोस हैं, मेरे पास पर्सनली मैसेज आए हैं कि बहुत छोटी हैं, तो ये कैसे आप पूरी 1 मिनट के लिए कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे रिविजन्स वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली इन पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। अगर मैंने यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने आपको एक रिवीजन दी है ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रिवीजन है, अगर मैं क्लास लेने लगूंगी तो बहुत लंबी जाएगी,
ठीक है, और आई थिंक कोई बोर भी हो जाएगा, देखेगा भी नहीं। सो ये रिविजन काइंड ऑफ वीडियो है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए है। अगर स्टिल आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है या अपने नोट्स में कैसे नोट डाउन करें, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गोना आंसर टू यू। पक्का मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कोई भी डाउट हो तो। स्टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, स्टे ट्यून्ड।